हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले कैल्शियम होमियोस्टेसिस के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम का है, बट क्योंकि पहले रह गया था तो मैं भी इसके ऊपर 2-3 वीडियो डाल रहा हूँ। बात करें कैल्शियम फंक्शंस की, तो कैल्शियम बहुत ही डाइवर्स एलिमेंट है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी में, हर ऑर्गन सिस्टम में, हर लेवल पे इसके फंक्शन है। और यहाँ पे मैं बहुत ही ब्रीफ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ऑर्गन सिस्टम वाइज चले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है मसल्स पे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बोन्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डिफाइनिंग फीचर है बोन्स का कैल्शियम। और मसल्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम सब जानते हैं कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बात करें तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हमने देखा अभी लास्ट प्लेलिस्ट में सीवीएसटी में। और ब्लड के अंदर भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हीमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी के साथ सीएनएस में अगर जाएं तो नर्व इम्पल्स कंडक्शन में इसका रोल है। ब्रेन के कई फीचर्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बट अगर हम कैल्शियम के फंक्शंस को बायोमोलिकुलर लेवल पे या कहें सेल बायोलॉजी के लेवल पे डिफरेंशिएट करें तो ये बेसिकली दो टाइप के हैं। पहला है मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व और दूसरा है साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स के रोल में इन्वॉल्व। और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से इनके सारे जो ब्रॉड फंक्शंस है वो आते हैं। अब हम इसको रिलेट करते हैं कि कैसे वो ब्रॉड फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेट सपोज कि मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी में इसके फंक्शन है रिसेप्टर और बहुत सारे चैनल्स को कंट्रोल करना। उसकी वजह से जो नर्व मसल फिजियोलॉजी में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो एक्शंस है कैल्शियम के, वो इसी फीचर की वजह से है। या फिर हम बात करें कि सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो भी मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी का इसका जो बेसिक इफेक्ट है उसकी वजह से बॉडी में हमें वो फीचर देखने को मिलता है। इसी तरह इसकी जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स को इन्फ्लुएंस करने की प्रॉपर्टी है वही हमें मायोसिन और एक्टिन की ब्रिजिंग में दिखती है, जो हम बेसिक मसल्स का इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन बताते हैं। या फिर जब हमें बात करनी हो कि किस तरह ये एक्सोसाइटोसिस को प्रमोट करता है, अगर हमें कहीं पे भी एक्सोसाइटोसिस कराना है तो हमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स चाहिए होता है, तो वो भी इसी वजह से इसका रोल है। या फिर बात करें कि प्रोटीन के कोएगुलेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जो हीमोस्टेसिस में हमें दिखता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में। तो इस तरीके के सारे रोल्स हैं कैल्शियम के। इसका ज़्यादातर पॉइंट आप बाकी सब्जेक्ट्स में डिस्कस करते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह में। यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। इसका जो मेजर स्टोरेज है वो है बोन्स में, यानी टोटल 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम स्टोर्ड इन द बोन्स। ओके, वहाँ साल्ट्स की फॉर्म में डिपॉजिटेड है। 1% जो इसका है वो डिफरेंट सेल ऑर्गेनीज और सेल साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया उसमें से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे पूरा स्प्रेड आउट है। और इसका 0.1% जो दोनों में से थोड़ा थोड़ा बच गया वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो हम एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी। अब उसका भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है वो अलग अलग जगह पे है, जैसे उसका 41% प्रोटीन बाउंड है, मतलब वो एल्ब्यूमिन और कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो फ्री स्टेज में नहीं है। और 50% जो है वो कैल्शियम आयन +2 चार्ज वाले आयन की फॉर्म में है। और बाकी का 9% फॉस्फेट, क्लोराइड, सिट्रेट ऐसे आयन्स के साथ में बॉन्ड बना के रह रहा है, मीन्स सॉल्ट की फॉर्म में है। कैल्शियम इंटेक की बात करें तो हम अराउंड 1000 मिलीग्राम पर डे इसको डाइट में इंटेक लेते हैं, जिसमें से 100 ग्राम एब्जॉर्व हो जाता है और 100 ग्राम यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो पूरा बैलेंस रहता है। बाकी रेस्ट 900 जो हमने इंटेक लिया था 100 एब्जॉर्व करने के बाद में जो बच गया वो सारा फीकल मैटर में एक्सक्रीट हो जाता है। इसका ज़्यादा डिटेल आप बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे कि कितना डोजेस होना चाहिए, किस एज में, किस ग्रुप में, किस जेंडर में। ओके, अब बात करते हैं फॉस्फेट की। हालांकि हम चैप्टर कैल्शियम होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम फॉस्फेट भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इफेक्ट जो हार्मोनल इफेक्ट्स हैं वो सेम है यहाँ पे। अब फॉस्फेट का सबसे पहले देखते हैं कहाँ कितना मिलता है। अब क्योंकि मैंने कहा कि फॉस्फेट जो है वो कैल्शियम के साथ साथ चलता है, तो इसका जो बेसिक स्टोरेज है वो 85% बोन्स में है विथ कैल्शियम, मतलब सॉल्ट्स की फॉर्म में रहता है बोन्स के अंदर। अब इसकी फंक्शन की बात करते हैं। हालांकि फॉस्फेट के फंक्शंस जो हैं वो इतने डाइवर्स नहीं हैं जितने कैल्शियम के हैं, बट कुछ इसके फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मींस दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो फॉस्फेट वाले फंक्शंस की हमें ज़्यादा लगती है कभी कभी। वो कैसे मैं वो प्रूव करता हूँ कि बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस है, उसके बाद में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस आते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन फॉस्फेट का एडिशन है। ठीक है, इसके बिना कोई प्रोटीन बॉडी में एक्टिवेट या इनएक्टिवेट नहीं किया जा सकता।
किसी भी एंजाइम की एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने में फॉस्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि हमने जब हार्मोन वाला चैप्टर था उसमें हार्मोन ट्रांसडक्शन जो हमने पढ़ा कि किस तरह रिसेप्टर काम करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो हमने ये देखा कि एक जगह से दूसरी जगह फॉस्फेट जंप करते हुए जा रहा है, तो वो फॉस्फेट की वजह से एक्टिवेट और इनएक्टिवेट होता है। एक और फंक्शन की बात करते हैं कि हमारे सेल के एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, मींस इज द पार्ट ऑफ एटीपी। अगर फॉस्फोरिलेशन और डिफॉस्फोरिलेशन नहीं होगा तो हम एनर्जी कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फॉस्फेट का। इसी तरीके से ये भी अगर आपको कम लगे तो इट्स द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डीएनए। तो हालांकि कैल्शियम और फॉस्फेट में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट ये भी उतना ही, फॉस्फेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमें लगता नहीं है कि कैल्शियम के हम बहुत सारे फंक्शन पढ़ते हैं, हालांकि इसकी फीचर्स डाइवर्स नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑलमोस्ट ऑल जो होता है हो जाता है, यानी जितना इनटेक किया उतना सारा फॉस्फेट एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन में। अराउंड 10% जो कैल्शियम का होता है उतना नहीं होता, 100% होता है। अब बात करते हैं बॉन कैल्सिफिकेशन की। इस जगह से हम वापस हमारे मेन टॉपिक जो है कैल्शियम होम्योस्टेसिस उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं। वो सिक्रीट करती है कोलेजन मोनोमर्स एंड प्रोटियोग्लाइकन्स। फिर इस कोलेजन मोनोमर का पॉलीमराइजेशन होता है और कोलेजन फाइबर्स बनते हैं। इन फाइबर्स प्लस प्रोटियोग्लाइकन को जो कंबाइंडली बोलते हैं ऑस्टियोइड या कार्टिलेज लाइक मैटर, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट है इसको ऑस्टियोइड बोलेंगे, और कार्टिलेज लाइक मटेरियल, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्टिलेज के ही फिर ऑसिफिकेशन से बोन्स बनती हैं। ओके, अब इसके अंदर जो ट्रैप्ड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ये ऑस्टियोइड पूरा सिक्रीट कर रही थी, पूरा मैट्रिक्स सिक्रीट कर रही थी, उसके अंदर ट्रैप्ड हो गई, एंट्रैप्ड हो गई, तो इनको बोल दिया ऑस्टियोसाइट्स, द सेल्स विच रिसाइड द ऑस्टियोइड, मतलब जो ऑस्टियोइड में रहती है उनको ऑस्टियोसाइट बोल दिया। अब इस ऑस्टियोइड मटेरियल जो है इसी के कैल्सिफिकेशन से बनेंगे नीडी। नीडी एक्चुअली वो पार्ट होता है जहाँ पे कैल्शियम स्टार्ट होता है, किसी बिगिनिंग किसी पोर्शन का होता है जहाँ पे डिपोजिशन किया जा सकता है, उसको नीडी बोलते हैं। तो इसमें जब कंप्लीट डिपोजिशन हो जाएगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट सॉल्ट्स के क्रिस्टल बन जाएंगे इस सॉल्ट के, जो एक्चुअली कुछ भी नहीं कैल्शियम फॉस्फेट के हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं। तो इसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट होंगे और बॉन्ड कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका रेगुलेशन। अब हमने प्रोसेस तो पूरा देख लिया कि पहले मैट्रिक्स सिक्रीट हुआ, फिर उसका कैल्सिफिकेशन हो गया एंड देन बॉन्ड बन गया, बट इसका कोई रेगुलेशन पाथवे तो होगा, और रेगुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम है पायरोफॉस्फेट। ये पायरोफॉस्फेट का जनरल फंक्शन जो है वो है इनिबिशन ऑफ कैल्सिफिकेशन। याद दिमाग में याद रखें कि पायरोफॉस्फेट इज इनिबिटरी टू द कैल्सिफिकेशन। अब ये पायरोफॉस्फेट कैसे रेगुलेट होता है भाई, ये भी कहाँ से आया, कैसे बना, कुछ भी। तो फर्स्ट जो नाम आता है वो है TNAP, टिश्यू नॉन स्पेसिफिक एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये बेसिकली पायरोफॉस्फेट को डिग्रेड करता है, मींस ये पायरोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन को कम करेगा। तो पायरोफॉस्फेट का जो इनिबिटरी इफेक्ट है किस पे, कैल्सिफिकेशन पे, बॉन्ड फॉर्मेशन पे, वो डिप्रेस, वो कम हो जाएगा, तो बोन का कैल्सिफिकेशन इंक्रीज होगा। मींस इट प्रमोट्स व्हाट, इट मींस TNAP, टिश्यू नॉन स्पेसिफिक एल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रमोट कैल्सिफिकेशन। ओके, सेकेंड नाम आता है NPP1, न्यूक्लियोटाइड पायरोफॉस्फेटेज फॉस्फोडाइएस्टरेज 1। ये क्या करता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्शन करता है पायरोफॉस्फेट का, मींस ये पायरोफॉस्फेट को एक्स्ट्रा सेलुलरली बाहर सेल के बनाता है, तो ये पायरोफॉस्फेट के इनहिबिटरी इफेक्ट्स को इंक्रीज करता होगा। इसका मतलब कैल्सिफिकेशन को कम करता है, कैल्सिफिकेशन को सप्रेस करता है। कौन, NPP1। इसी तरह एक प्रोटीन है ANK, एंकाइलोसिस प्रोटीन। ये प्रोटीन इंट्रासेलुलर पायरोफॉस्फेट को ट्रांसपोर्ट कर देता है और उसको बना देता है एक्स्ट्रा सेलुलर पायरोफॉस्फेट। मींस ये भी पायरोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है सेल के बाहर, या जिसको कहें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, तो कैल्सिफिकेशन को कम करेगा। मींस TNAP जो है वो पायरोफॉस्फेट को डिक्रीज करके कैल्सिफिकेशन प्रमोट करता है, बाकी दोनों NPP1 एंड ANK जो है वो पायरोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हुए कैल्सिफिकेशन को कम करते हैं। अब मैं कहूं कि अगर NPP1 और ANK की डेफिशिएंसी हो गई, मींस ये किसी इंडिविजुअल में बने ही नहीं, तो क्या कैल्सिफिकेशन का जो सप्रेशन है वो हो पाएगा? क्योंकि पायरोफॉस्फेट सेल से बाहर इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली कैल्सिफिकेशन कंटिन्यू करता रहेगा, और उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोसिस का मतलब होता है छोटा होना, मतलब कोई चीज छोटी होते हुए चिपक जाए। तो स्पॉन्डिलाइटिस मीन्स स्पाइन की प्रॉब्लम है जहाँ पे वर्टिब्रीज फ्यूज होने लग जाते हैं। और इसी तरह अगर TNAP की डेफिशिएंसी हो तो
बोन्स का कैल्सिफिकेशन पूरी तरह रुक जाता है, क्योंकि कैल्सिफिकेशन को प्रमोट कर रहा था, तो उसकी वजह से सॉफ्ट बोन्स बनती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पायरोफॉस्फेट टीएनए पे एनपीपी1 एन की सीक्रेट कौन कर रहा है? ये सीक्रेट ऑस्टियोब्लास्ट सेल करती है, ठीक है, यानी जो बॉन्ड फॉर्मेशन की रेस्पॉन्सिबल है, फ्लूइड बना रही है, सॉरी बॉन्ड मैट्रिक्स बना रही है, वही अल्टीमेटली उसके कैल्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं बॉन्ड रिजॉर्प्शन की। मीन्स हमने कैल्शियम का डिपोजिशन करा दिया, बट हम रिमूवल भी तो करा सकते हैं, जो हम पैराथॉर्मोन के फंक्शन की वजह से करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप सबको पैराथॉर्मोन का बेसिक फंक्शन याद होगा कि ये ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ाता है, एंड थायरोकैल्सिटोनिन जो हमारा दूसरा हार्मोन है, वो ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम करता है। अब बोन रिजॉर्प्शन में सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आएंगी। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज फेगोसाइट्स होती है, मतलब अराउंड 50 न्यूक्लियसेस होते हैं इनमें, तो काफ़ी बड़ी सेल्स हैं। और ये विलस लाइक प्रोजेक्शन, यानी विलाई जैसे प्रोजेक्शन अपने सरफेस से निकालती हैं जो इनके बोन की साइड होता है, और वहाँ से सिक्रीट करती है लाइजोसोम्स, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स को एंड एसिड्स को। ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम लाइजोसोम से आते हैं और एसिड्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आते हैं। अब प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स जो प्रोटीन पार्ट है बोन का, हमारे जो बोन मैट्रिक्स का, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और एसिड्स जो हैं वो डिजोल्व कर देंगे सारे सॉल्ट्स को, जो उसमें सॉल्ट्स थे कैल्शियम और फॉस्फेट के, उनको। तब फेगोसाइटोसिस, या जिसको कहते हैं इनटेक, हो जाएगा क्रिस्टल्स का, जो फॉर्मेशन, जो सॉल्ट्स के डिजोल्यूशन से फॉर्म हुए हैं क्रिस्टल्स सॉल्ट के, उनको वापस इनगल्फ कर लिया जाएगा सेल्स के थ्रू, और फिर ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं इस चीज के रेगुलेशन की, कि भाई बोन रिजॉर्प्शन कौन रेगुलेट कर रहा है? तो बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स अपने ऊपर प्रेजेंट करते हैं कुछ लिगेंड्स को, या कहूँ तो रिसेप्टर एक्टिवेटर्स को। दीज आर नॉट रिसेप्टर्स, दीज आर रिसेप्टर एक्टिवेटर्स, या कहें तो लिगेंड। RANKL एंड MCSF इनकी फुल फॉर्म है। RANK तो है न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी लिगेंड, और MCSF की है मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इन दोनों को प्रेजेंट करती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, और ये प्रमोट करते हैं प्री ऑस्टियोक्लास्ट टू ऑस्टियोक्लास्ट का कन्वर्जन। दोबारा सुनो कि कुछ हार्मोन्स के रेगुलेशन में, जैसे कि पैराथॉर्मोन, जिसको कैल्शियम का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाना है, उसने ऑस्टियोब्लास्ट सेल से अपने सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट करवाए कुछ लिगेंड्स, जिन्होंने स्टिमुलेट किया प्री ऑस्टियोक्लास्ट के रिसेप्टर्स को, ताकि वो मैच्योर ऑस्टियोक्लास्ट में बदलें और बोन रिजॉर्प्शन करें। गॉट इट? इन रिसेप्टर्स का नाम आप याद रखें। RANKL का तो है न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी लिगेंड, एंड MCSF का है मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। ये दोनों प्रमोट करते हैं कन्वर्जन को या मैच्योरेशन को ऑस्टियोक्लास्ट के। अच्छा, न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी लिगेंड जो है, इसका दूसरा नाम है ऑस्टियोप्रोटेग्रिन लिगेंड, OPGL। अब हम इस RANKL को OPGL भी बोल रहे हैं। इसकी क्या कहानी है वो सुनिए, कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स नेचुरली OPG सिक्रीट करती हैं, और ये OPG बाइंड करेगा OPG लिगेंड से, या कहूँ तो RANKL लिगेंड से। मींस एक कंपाउंड जो निकला, खुद ऑस्टियोब्लास्ट ने सिक्रीट किया, वो RNK लिगेंड से बाइंड कर दिया और प्रिवेंट किया ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन, यानी ऑस्टियोक्लास्ट को मैच्योरेशन से रोक लिया। इनहिबिटरी इफेक्ट देखिए। तो ये काम है OPG का, इसीलिए RNKL को OPGL भी बोलते हैं। मतलब एक ऐसा कंपाउंड आया जिसने RNKL लिगेंड को कवर कर लिया, हाइड कर लिया, मास्क कर लिया, ताकि वो ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन ना करा पाए। ये एक इनहिबिटरी पाथवे हो गया इसके रेगुलेशन में। और इस OPG का फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिवली अफेक्टेड होता है PTH से। मीन्स पैराथॉर्मोन जो डेफिनेटली चाहता है कि ऑस्टियोक्लास्ट का मैच्योरेशन हो, RNKL रीजन्स को प्रेजेंट कर रहा है, वो डेफिनेटली उनके हाइडिंग को प्रिवेंट करेगा, तो OPG का सिक्रेशन कम करेगा। OPG का एक और नाम है ऑस्टियोक्लास्टोजेनेसिस इनहिबिटरी फैक्टर, OCIF। उसका भी आप लॉजिक समझ गए। क्लास्टोजेनेसिस, क्लास्ट के जनरेशन को इनहिबिट करता है। ओके, अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। हमने सारी रेगुलेशन समझ ली है। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ है? पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड के पीछे 4 इन नंबर है, 6/3/2 mm इसका डायमेंशन है, डार्क ब्राउन फैट जैसी अपीयरेंस देता है, इसीलिए कई बार थायराइडक्टॉमी में हम इसको साथ ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से सेल्स हैं?
इसमें मेन सेल्स जो है वो चीफ सेल्स, यूजुअल जैसा नाम बता रहा है, ये मेजर पोर्शन या कहे तो सारा का सारा पीटीएच यही सिक्रीट करते हैं। और कुछ सेल्स, चीफ सेल्स जो होती है वो एज के साथ में मॉडिफाई हो जाती है ऑक्सीफिल सेल्स में, और ये ना के बराबर पीटीएच सिक्रीट करती है। मीन्स करती है कि नहीं करती ये भी कंट्रोवर्शियल है। तो ये सेल्स की कहानी है, कौन कौन सी सेल्स है पैराथायरॉइड ग्लैंड में। अब इफेक्ट की बात करते हैं कि कैसे इफेक्ट करता है हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन कहाँ कहाँ पे। पहला इफेक्ट जो है उसका रैपिड, मीन्स रैपिडली किस तरह कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन को रिस्टोर करेगा ब्लड के अंदर, और ये मीडिएट करता है साइक्लिक एएमपी। अब सबसे पहले एक डायग्राम समझिए। यहाँ पे एक बोन है, उस बोन से नेक्स्ट या कहें तो ब्लड की साइड में एक बोन फ्लूइड है, फिर एक ऑस्टियोसाइट्स की लेयर है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन सिस्टम, एंड देन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमारा है वो आता है, फिर ब्लड वेसल्स। अब यूजुअली क्या होता है कि कैल्शियम चैनल्स होते हैं कुछ ऑस्टियोसाइट्स में, जो ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें जो सेल्स दिख रही हैं इनके अंदर कैल्शियम चैनल्स होते हैं, उनके थ्रू कैल्शियम इन सेल्स में एंटर करता है, और फिर ईसीएफ की साइड में इनमें कैल्शियम पंप्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सारे कैल्शियम को बाहर पंप करते हैं। तो यूजुअली ईसीएफ में जो कैल्शियम का कंसेंट्रेशन है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होता है बोन फ्लूइड के कंसेंट्रेशन से। बोन फ्लूइड और ईसीएफ अलग अलग चीज़ है। बोन फ्लूइड बोन के ज़्यादा नज़दीक है, ईसीएफ और बोन फ्लूइड को सेपरेट करने वाली ऑस्टियोसाइट्स है, ये यूजुअली पंप करती रहती है कैल्शियम को बोन फ्लूइड से किस तरफ, ईसीएफ की तरफ। अब यहाँ पे पैराथ हार्मोन कहाँ पे है, पैराथ हार्मोन की कहाँ से बात हुई, तो हमारा जो पैराथ हार्मोन जो है वो कैल्शियम चैनल्स का नंबर बढ़ा देता है यहाँ पे वेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे। अगर यहाँ पे कैल्शियम चैनल का नंबर बढ़ेगा तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स सेल के अंदर ज़्यादा होगा, तो कैल्शियम पंप की एक्टिविटी बढ़ेगी, एंड देन सिक्रीशन ऑफ कैल्शियम इनटू द ईसीएफ इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोलाइसिस। This is the mechanism for the osteolysis, means removal of calcium. Osteolysis doesn't involve the fibrous or gel matrix removal. मतलब ऑस्टियोलाइसिस में सिर्फ सॉल्ट्स का रिमूवल होता है, फाइब्रस या जेल मैट्रिक्स जो है उसको नहीं छेड़ा जाता। ओके, ये रैपिड फेज है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी सारा चैनल वाला काम हो सकता है और ट्रांसपोर्ट हो सकता है कैल्शियम का, रैपिड फेज। अब बात हो सकती है स्लो फेज की कि भाई ये काम स्लो कैसे होता है। तो स्लो फेज में बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन एंड न्यू ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन, यानी जो हमने यहाँ पे रिजॉर्प्शन वाला पाथवे देखा था पूरा, इसमें जहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट का इन्वॉल्वमेंट था, और यहाँ पे देखिए पैराथ हार्मोन एक्ट कर रहा है, तो ये फंक्शंस का डिलेड या स्लो फेज फंक्शंस में आता है। अब पैराथ हार्मोन किडनी पे किस तरह इफेक्ट करने वाला है वो देखिए कि कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है कहाँ पे, लेट डीसीटी या फिर अर्ली डीसीटी, अर्ली सीटी सॉरी, अर्ली कलेक्टिंग ट्यूबल का जो पार्ट है या फिर लेट डिस्टल कॉन्वेंटेड ट्यूबल का पार्ट है, वहाँ पे कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है और फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है। यहाँ फॉस्फेट की कहानी अब आ गई, चलो कैल्शियम और फॉस्फेट उल्टे चलते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। कैल्शियम को जो हार्मोन बढ़ाएगा वो फॉस्फेट को कम करेगा, हालांकि साथ साथ थे बॉन्ड में, बट इनका इफेक्ट या जो इनका रेगुलेशन है वो अपोजिट है। तो फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन कम कराएगा कौन, पैराथ हार्मोन। कहाँ से कम कराएगा, पीसीटी से। अब लास्ट पॉइंट इंटेस्टाइन के बारे में, यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है पीटीएच का, और फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। अब फॉस्फेट का कैसे रीअब्जॉर्प्शन या सॉरी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, उसका रीजन है विटामिन डी की, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, विटामिन डी के थ्रू इफेक्ट है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं तो पैराथ हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम रिस्टोर करना, इंक्रीज करना कैल्शियम कंसंट्रेशन को, चाहे उसको फिर किडनी से रीअब्जॉर्प्शन कराना पड़े, चाहे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन कराना पड़े, चाहे बोन मैट्रिक्स से निकालना पड़े, दैट विल इंक्रीज द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ब्लड। और अब बात कर लेते हैं कि रेगुलेशन कैसे होता है किसका, पैराथ हार्मोन का। काफ़ी रेगुलेशन हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो रेगुलेशन यानी कैल्शियम
कितना कम हो चुका है कैसे पता चलेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड को, ताकि वो रिलीज करवा सके पैराथॉर्मोन को। तो सबसे पहले जैसे कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होती है तो कैल्शियम सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड मेम्ब्रेन पे, वो पैराथायरॉयड को रिलीज करवा देंगे। और अगर इस कैल्शियम कंसंट्रेशन में डिक्रीज रहा काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन से तो हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है पैराथायरॉयड ग्लैंड की। और ऐसा कब होता है? जब डेफिनेटली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ी है तभी वो कम हो रहा है, यानी रिकेट्स या तो आई कम रहा है या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ गई, यानी प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के केस में। और हाइपोट्रॉफी भी हो सकती है, यानी ऑलरेडी कैल्शियम बहुत ज़्यादा रह रहा है तो हमें पैराथॉर्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हाइपोट्रॉफी हो गई पैराथायरॉयड ग्लैंड की। ऐसा तब होता है जब कैल्शियम इंटेक डाइट में ज़्यादा हो या फिर विटामिन डी कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्प्शन करवा रहा हो, ठीक है, और रिजॉर्प्शन भी इंक्रीज्ड हो किसी इनडिफाइंड रीजन की वजह से। लास्ट पॉइंट, दो क्वेश्चन मार्क। कैसे? अगर कोई ऐसा डिजीज हो गया जिसकी वजह से बोन्स में ऑस्टियोलाइसिस हो रहा है, बोन्स से कैल्शियम बाहर आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा, उस केस में भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा प्लीज़। थैंक यू।